हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्लेजियल लोकोमोशन इन योगलिना पार्ट 2। यानी जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको फ्लैजिला क्या है, किन जंतुओं में पाई जाती है, क्या इसके कार्य हैं, फ्लैजिला सीलिया में क्या अंतर है, इसकी क्या संरचना होती है, और जो फ्लैजियल लोकोमोशन है उसकी 3 थ्योरियों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। पहला मत था ब्रसली का मत, दूसरा ग्रे की थ्योरी एंड दूसरा मैटर्नर की थ्योरी, और जो आपकी चौथी थ्योरी है वो है उलेला एम क्रैसमान का मत। उलेला एम क्रैसमान के अनुसार, यानी इनके अनुसार इन्होंने बताया था कि गमन के समय जो कसाबिक है वो पार्श्व में दोनों ओर चांबुक के समान गति करता है। उन्होंने बताया था कि जब जुगलिना गमन करेगा तो उसको जो कसाब है, फ्लैजिला है, वो चांबुक के समान पार्श्व में दोनों ओर गति करता है तथा और इस प्रकार पेडल स्ट्रोक लगाता है। इस प्रकार वो पार्श्व में दोनों ओर चाबुक के समान जो उसकी कसाबिका है, फ्लैजिला है, वो मूवमेंट करती है, गति करती है। इसको हम पेडल स्ट्रोक लगाना कहते हैं। और जो आपका पेडल स्ट्रोक होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, या दो भागों में, इसके दो भाग होते हैं या दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो पेडल स्ट्रोक है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्रभावी स्ट्रोक यानी इफेक्टिव स्ट्रोक, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। ये मैंने आपको जो सीलिया का लोकोमोशन है उसमें भी बताया। जो प्रभावी स्ट्रोक है उसके अंदर या इस दौरान, यानी इस समय, जो आपका कसाब है, जो फ्लैजिला है, वो सीधा एवं कठोर होकर आगे से पीछे की तरफ जल पर आघात करता है। यानी इसमें जो आपका ये कसाब है, फ्लैजिला है, सीधा व कठोर हो जाता है, और जैसे ये इसके लोकोमोशन की डायरेक्शन है तो आगे से पीछे की ओर जल पर आघात करता है, कठोर आघात करता है, जिसके कारण जल पीछे की तरफ धकेला जाता है और इसकी बॉडी आगे की तरफ निकल जाती है। यानी जैसे ये आपका कसाबिका है, फ्लैजिला है, ये प्रारंभिक स्टेज में देखो कठोर और सीधा हो गया, फिर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरह ये जो जल है उस पर कठोर आघात करेगा और जल को पीछे की तरफ धकेलेगा और बॉडी आगे की तरफ चल जाती है। यानी इस दौरान कसाब सीधा व कठोर होकर आगे से पीछे की तरफ गति करता है, मूवमेंट करता है, जल पर आघात करता है और कठोर जल पर आघात करता है, जिससे पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है और बॉडी आगे की तरफ बढ़ जाती है। दूसरा आपका है रिकवरी स्ट्रोक। इस रिकवरी स्ट्रोक में कसाबिका है आपकी शिथिल हो जाती है, लचीली हो जाती है और जल का कम से कम प्रतिरोध करते हुए पुनः अग्रसिरे पर यह कसाब को लाया जाता है, ताकि फ्लैजिला पुनः रिकवरी, जिससे फ्लैजिला पुनः इफेक्टिव स्ट्रोक प्रारंभ कर सके या आरंभ कर सके। यानी जो आपका रिकवरी स्ट्रोक है इसमें जो आपका कसाब होगा या फ्लैजिला है वो शिथिल हो जाएगा, लचीला हो जाएगा, जिससे पानी का कम से कम प्रतिरोध हो और वे पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ सके और पुनः आपका जो इफेक्टिव स्ट्रोक है वो लगाया जा सके। यानी हम बोल सकते हैं कि जो रिकवरी स्ट्रोक है उसके द्वारा पुनः आपका जो प्रभावी स्ट्रोक है वो प्राप्त किया जाता है। इसमें जो आपका जो फ्लैजिला है लचीला हो जाता है, शिथिल हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिससे पानी का कम से कम प्रतिरोध हो और प्रारंभिक स्टेज उसकी प्राप्त कर सके। उससे अगली जो थ्योरी है वो आपका लेंसडीस नामक साइंटिस्ट ने दी थी। इसके कारण वैज्ञानिक ने दी से लेंसडीन का मत कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जुगलिना में गमन के समय फ्लैजिला का रुख है पीछे की तरफ रहता है। यानी जुगलिना जब गमन करेगा उस समय उसका जो फ्लैजिला है उसका रुख यानी वो पीछे की तरफ रहेगा, जिसमें क्रमिक रूप से तरंगें फ्लैजिला के आधार से चलकर नोक की तरफ चलती हैं। यानी जब जुगलिना गमन करेगा उसके समय उसका फ्लैजिला है उसका रुख पीछे की तरफ रहता है, जो इसमें जो क्रमिक तरंगें चलती हैं जो उसका जो फ्लैजिले का आधार से उसके नोक की तरफ, यानी जो फ्लैजिला का अंतिम सिरा उसकी तरफ उसमें
सर्पिल तरंगें चलती हैं, तथा जो आपका फ्लैजिला है वो 1 सेकंड में 12 बार स्पंदन करता है। फ्लैजिला की इस क्रिया के कारण जल को पीछे की तरफ धकेला जाता है, और जिससे जल जब पीछे की तरफ धकेला जाता है तो जो युगलिना है उसका शरीर आगे बढ़ जाता है। गति करते समय प्राप्त स्पंदन शरीर को केवल आगे की तरफ ही नहीं, यानी गति करते समय जो प्राप्त स्पंदन है वो शरीर को केवल आगे की तरफ ही नहीं बल्कि पार्श्वीय गति भी देता है, जिसके कारण युगलिना अपनी अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सर्पिलाकार मार्ग में आगे बढ़ता है। यानी जब युगलिना गति करेगा उस समय इनके अनुसार स्पंदन शरीर को केवल आगे की तरफ नहीं बल्कि पार्श्व गति भी प्रदान करता है, जिसके कारण उसका शरीर सर्पिलाकार चक्कर लगाता हुआ आगे की तरफ मूवमेंट करता है। और जो ये मूवमेंट करता है, यानी जो गति करता है जो युगलिना फ्लैजिला के द्वारा, उसके लिए जो आपके नैन पर्दीय तंतु होते हैं उनमें संकोचन से उत्पन्न होती है। तो मैंने आपको इसकी इंटरनल संरचना है उसमें बताया था 9+2 कोर्ट ऑफ व्हील, यानी 2 यूनिट मध्य में पाई जाएंगी और 9 यूनिट पर्दीय पाई जाती हैं। जो पर्दीय यूनिट होती हैं वो उनमें संकुचन के कारण इसमें मूवमेंट होता है, तथा इस क्रिया के लिए जो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी तो जो आपकी जो फ्लैजिला है उसकी उत्पत्ति होती है ब्लेफरोप्लास्ट या बेसल ग्रानुल्स, उनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके द्वारा एटीपी के रूप में मूवमेंट के लिए एनर्जी प्राप्त होती है। और जो इसका लास्ट जो थ्योरी है उसे हम युगलिनोव गति या मेटाबॉलिक मूवमेंट कहते हैं। इसके अनुसार जो इसका शरीर है या जिसकी बाहरी शरीर सतह है युगलिना की बहुत लचीली होती है, यानी जो इसकी शरीर है बाह्य सरफेस है वो पेलिकल के कारण लचील होती है, जिसके कारण युगलिना अपने शरीर की आकृति में परिवर्तन कर रेंगने वाली गति प्रदर्शित करता है। यानी जो युगलिना होगी उसकी जो बॉडी है उस पर जो पेलिकल पाई जाएगी वो अत्यंत लचीली होती है, जिसके कारण वो अपने शरीर में आकृति में परिवर्तन कर सकता है, यानी छोटा मोटा उसको शरीर को कर सकता है, और इस प्रकार के परिवर्तन के कारण रेंगने वाली मूवमेंट करता है। और इसकी तुलना हम जो कशेरुकी प्राणियों के आंत्र में पाए जाने वाली क्रमांकुचन गति से भी कर सकते हैं। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो युगलिना में जो मेटाबॉली गति है या रेंगने वाली वेंगलिंग मूवमेंट है, रेंगने वाली गति है, वेंगलिंग जो मूवमेंट है वो की तुलना हम किससे कर सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं जो कशेरुकी की जो आंत है, इंटेस्टाइन है, उसमें जो क्रमांकुचन गति पाई जाती हैं वो युगलिना के मेटाबॉली या जो रेंगने वाली गति वेंगलिंग गति है उसके समान होती हैं। इस प्रकार की रेंगने वाली गति में संकुचन और प्रसार की क्रमांकुचन गति शरीर के अग्रभाग से पक्ष भाग की तरफ चलती है। इस प्रकार का जो मूवमेंट होगा या जो क्रमांकुचन गति होगी, यानी जो शरीर है उसमें संकुचन होगा और प्रसार होगा, वो जो आपका युगलिना है उसके अग्र सिरे से पक्ष सिरे की तरफ उसमें चलता है। यानी जो आपका ये युगलिना है मान लिया